एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल के फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास के दूसरे भाग के बारे में। और इस भाग में हम आज जानेंगे संसाधनों का विकास, संसाधनों का नियोजन, भू संसाधन और भू निम्नीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन संसाधन और विकास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संसाधनों के विकास के बारे में। संसाधनों के विकास से हमारा अभिप्राय है संसाधनों की गुणवत्ता से। संसाधन हमारे जीवन के लिए जितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उतना ही जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। इसे हम जल संसाधन के उदाहरण से समझते हैं। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। नदियों और झीलों के पानी को रोककर मनुष्य बड़े बड़े बांधों का निर्माण करता है और इसी जल का प्रयोग करके फिर उससे बिजली तैयार की जाती है और उसी बिजली से हमारा घर, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारा देश जगमगाता है और उद्योगों में भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। ठीक ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं हम कच्चे तेल का। कच्चे तेल का शुद्धिकरण करके उसी तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि एलपीजी। घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, जेट ईंधन है और वैक्स है और भी कई सारे ऐसे पदार्थ हैं, उत्पाद हैं जो कच्चे तेल से बनाए जाते हैं और ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य जो दूसरे संसाधन हैं, उनको भी मनुष्य उनका दोहन करता है, उनका विकास करता है, इसलिए अपने जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। संसाधन जो है वो प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया है। अब प्रकृति से फ्री में मिले हैं तो इसका अंधाधुंध प्रयोग जो है वो मनुष्य अपने फायदे के लिए कर रहा है और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। नंबर 1, कुछ व्यक्तियों की लालच के कारण संसाधन जो है वो उनका ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब वो नष्ट हो रहे हैं। और नंबर 2, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट गए हैं और इस वजह से समाज जो है वो 2 वर्गों में विभाजित हो गया है। एक है अमीर और दूसरा है गरीब। नंबर 3, इसके कारण वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत को हानि और भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। और ये समस्याएं न सिर्फ किसी पर्टिकुलर देश के लिए हानिकारक हैं या उनको नष्ट कर रही हैं, बल्कि ये आज पूरे विश्व की समस्याएं बन गई है। पूरा विश्व इन समस्याओं से जूझ रहा है और संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग करने के लिए उसकी एक प्रॉपर योजना होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए संसाधनों का जितना प्रयोग, संसाधन जितना अधिक महत्व रखते हैं, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उन संसाधनों का व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना, ताकि संसाधन जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो सके। सतत पोषणीय विकास की सहायता से ही संसाधनों का सुनियोजित ढंग से विकास संभव है। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य की जरूरतों की अनदेखी ना हो, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा कि ये जो पर्यावरण की समस्या है, ये विश्व स्तर की समस्या बन गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 3 जून से लेकर 14 जून 1992 में 3 जून से लेकर 14 जून तक ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरो में एक अर्थ समिट हुआ और इसे हम पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो इस सम्मेलन में लगभग 100 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया और वे सभी
एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे। इस एजेंडे का मुख्य मुद्दा था सतत पोषणीय विकास, मतलब ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का विकास भी हो लेकिन पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ भी ना हो, पर्यावरण को कोई हानि भी ना पहुंचे और भविष्य की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। और इस एजेंडे में समान हितों, पारस्परिक जरूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई ताकि पर्यावरण की क्षति और गरीबी और रोगों से मुकाबला किया जा सके। तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है भारत में संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब है उसकी योजना, तो उसकी प्लानिंग। संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। किसी भी कार्य को जब एक योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है तो उस कार्य के सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। ये तो आप भी जानते हैं कि संसाधनों का बंटवारा जो है वो अलग-अलग देशों के अकॉर्डिंग भी अलग-अलग है और देश में भी अलग-अलग है। मतलब कि जैसे भारत में अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग प्रकार के संसाधन हैं और अलग-अलग उनकी क्वांटिटी है, अलग-अलग मात्रा में वो पाए जाते हैं। तो पहला कार्य क्या है, उनकी एक सूची बनाना कि किसी देश में, जैसे झारखंड में कौन सा मिनरल पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, उसकी सूची बनाना, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी भविष्य में उसकी उपलब्धता कितनी हो पाएगी और उससे हमें क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी, इन सब की एक सूची बनाना। फिर दूसरा है उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। अब उन संसाधनों का दोहन करने के लिए, सही तरीके से उनका दोहन करने के लिए कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट होगी, कौन से संस्थागत ढांचा उसके लिए सही होगा, किस संस्थागत ढांचे का उसका के लिए किस संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल किया जाए, इसकी एक पूरी योजना बनाना इसका दूसरा मुख्य बिंदु है। फिर नंबर 3 पे है संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बिठाना। संसाधनों की जो प्लानिंग है और विकास की जो प्लानिंग है, उन दोनों में तालमेल बिठाना। ऐसा नहीं कि हम विकास को ज्यादा महत्व दें और संसाधनों का दोहन करते रहे, उनका इस्तेमाल करते रहे। उससे क्या होगा, संसाधन या तो जल्दी खत्म हो जाएंगे या फिर वो नष्ट हो जाएंगे या उनकी गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी। या फिर हम ये देखते रहें कि संसाधनों की गुणवत्ता बनी रहे, विकास को हम नजरअंदाज करें, तो वो भी संभव नहीं है। तो दोनों के बीच में सही तालमेल होना आवश्यक है। फिर है संसाधनों का संरक्षण, मतलब संसाधनों का की प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करना। संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति ही पूरी दुनिया में संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। उसकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत करते थे। गांधी जी इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे कि पूरे विश्व में मनुष्य अपने लाभ मात्र के लिए संसाधनों का दोहन करे। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि जन समुदाय का कल्याण हो सके, उनका प्रॉपर विकास हो सके, मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उनका विकास हो सके, इसके गांधी जी भी पक्षधर थे। उन्हें पता था कि टेक्नोलॉजी का विकास जितना ज्यादा होगा, संसाधनों को दोहन करने के लिए टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, उतना ही इंसान का लालच बढ़ता जाएगा और उन संसाधनों का दुरुपयोग होता जाएगा। तो इसलिए वो इसके पक्ष में नहीं थे। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही है। यदि उनके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें।
आप इन 4 अलग-अलग फोटो में देख रहे होंगे। पहले फोटो में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये वन संपदा है, वनों का कटाव किया जा रहा है, उनका कटान किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है और यहाँ से इन वनों को काटकर इस भूमि को वनहीन किया जा रहा है। तो जितना ज़्यादा यहाँ से जंगल काटे जाएँगे, उतना ज़्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा और पूरा विश्व इसकी मार झेलेगा। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये किसी खदान का दृश्य है। यहाँ पे बहुत गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा गहराई में यहाँ पे खुदाई की गई है और इतनी गहराई पर खुदाई करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और ये भूमि बंजर हो जाती है। इस पे हम कोई फसल नहीं उगा सकते, इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो अत्यधिक खनन जो है वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जल का जिस प्रकार हम दुरुपयोग कर रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत मनुष्य को होने वाली है। तो इस तरह से संसाधनों का अगर संरक्षण सही ढंग से नहीं किया गया तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो इनसे वंचित हो जाएंगी। अब हम जानेंगे भू संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों में भू संसाधन जो है, भूमि संसाधन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि ही हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर खेती करते हैं, हमारा घर भूमि पे है और हमारे जीवन की अधिकांश जो ज़रूरतें हैं वो भूमि से ही पूरी होती है। इसलिए भूमि संसाधन के इस्तेमाल के लिए सही योजना की आवश्यकता है और भारत में कई तरह की भूमि है जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान और द्वीप जिन्हें हम आइलैंड भी कहते हैं। तो ये अलग-अलग हमारे भूमि की आकृतियां हैं या भूमि अलग-अलग भागों में ये बटी हुई है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से आकलन किया जाए तो ये जो 27% हिस्सा आप देख रहे हैं ये आता है पठारों के अंतर्गत, इनके अंतर्गत आता है और 43% ये जो हिस्सा है ये किस में आता है, मैदानों में और बाकी का 30% जो हिस्सा है ये पर्वतों में आता है। तो अब हम जानेंगे पर्वतों के बारे में। पहाड़ भारत की कुल भूमि का 30% पर्वतों के रूप में है और भारत की कई नदियों का उद्गम इन्हीं पहाड़ों से होता है। पहाड़ों के कारण ही बारहमासी नदियों में जल प्रवाह बना रहता है और ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और मैदानों का निर्माण भी इन्हीं नदियों के द्वारा किया जाता है। इन नदियों से मिलने वाला पानी हमारे खेतों की सिंचाई करता है और इन्हीं नदियों से हमें पीने का जल भी प्राप्त होता है। फिर है मैदान। मैदान भारत की कुल भूमि का 43% मैदान के रूप में है और मैदान की भूमि आप देख रहे हैं बिल्कुल समतल होती है, इसलिए आर्थिक क्रियाओं के लिए ये भूमि बहुत ही अनुकूल होती है और मैदान की जमीन जो है वो खेती करने लायक होती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तो समतल भूमि जो है वो हर तरह से, चाहे वो खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, चाहे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर आ जाता है पठार। पठार की आप ये भू आकृति देख रहे हैं, ये बिल्कुल ढलान है। नीचे से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पर्वत दिखाई देगा, लेकिन ऊपर जो है ये बिल्कुल चपटा हिस्सा होता है, ये पठार कहलाता है और भारत की कुल भूमि का 27% पठारों के रूप में है और पठारों से हमें कई प्रकार के खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदाएं हमें प्राप्त होती है। तो पठार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि संसाधन का हिस्सा है। फिर हम आते हैं भू उपयोग के बारे में। भूमि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है या भूमि का उपयोग निम्नलिखित कारकों में किया जाता है। सबसे पहले है वन। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग जो है वनों के अंतर्गत आता है। फिर है बंजर भूमि जिसपे कोई कृषि ना की जा सकती हो। गैर कृषि भूमि जिसमें कि सड़कें आ जाती हैं, इमारतें आती हैं। फिर स्थायी चरागाह। फिर
उपवन मतलब इसमें पार्क आ जाते हैं, उद्यान आ जाते हैं। फिर है कृषि योग्य बंजर भूमि, ऐसी भूमि जिसपे 5 साल से खेती ना की गई हो, इसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। फिर है वर्तमान परती भूमि, ऐसी भूमि जिसपे 1 साल से खेती ना की गई हो। फिर है पुरातन परती भूमि और जिसपे 1 से 5 साल से खेती ना की गई हो। और उसके बाद आता है शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, जिसमें 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती की गई हो, उसे शुद्ध निवल बोया क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं भूमि निम्नीकरण के बारे में। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? इसका मतलब है भूमि के उपजाऊपन में कमी, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हमारे पूर्वजों ने भी किया है, हम भी कर रहे हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी करेंगी। हम भोजन, मकान, मतलब कहने का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, जितनी भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं का 95% भाग हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं, जिससे भूमि का निम्नीकरण जो है वो लगातार हो रहा है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है। 56% जल अपर्दित है, मतलब जल के कारण उस भूमि का कटाव हो चुका है। और शेष क्षेत्र जो है वो लवणीय और क्षारीय जल में आता है। नेक्स्ट है भूमि निम्नीकरण के लिए और भी कई कारक और क्रियाएं उत्तरदायी हैं। सबसे पहले हम कारण जानेंगे। अत्यधिक वनों की कटाई, जितना ज्यादा वनों की कटाई होगी उतना ही ज्यादा भूमि की जो उर्वरता है वो खत्म होती जाएगी। अति पशुचारण भी इसके निम्नीकरण का एक मुख्य कारण है। खनन, पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया, जितनी ज्यादा खुदाई की जाएगी, जितनी गहराई में खनन होगा और उसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो उसकी उर्वरता जो है, उसका उपजाऊपन जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर अति सिंचाई, बहुत अधिक सिंचाई करने से भी भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाती है। फिर औद्योगिक प्रदूषण, जो भी कल कारखाने होते हैं उनसे निकलने वाला गंदा पानी, उनसे निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसे जब भूमि में गड्ढा बना के फेंक दिया जाता है या दफना दिया जाता है, या जैसे भी उनको फेंका या मतलब इधर उधर डाल दिया जाता है, चाहे नदियों के जल में डाल दिया या फिर इधर उधर फेंक दिया, तो उससे भी भूमि के निम्नीकरण होने मतलब भूमि का निम्नीकरण उससे बहुत ज्यादा होता है। और इसके उपाय क्या हो सकते हैं? नंबर 1, पेड़ लगाना। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज्यादा भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। फिर अति सिंचाई न करना, जितनी जरूरत हो सके उतना ही खेतों में सिंचाई करना, ये भूमि के निम्नीकरण को कम करने में कारगर सिद्ध होगा। फिर अति पशुचारण न करना, बहुत अधिक पशुचारण न करके भी भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाया जा सकता है। और प्रदूषित जल का ना फेंकना, इसको ना फेंकना, इससे भी भूमि को हम बंजर होने से बचा सकते हैं। तो ये था आज की पहले लेसन का दूसरा भाग। कल तीसरे भाग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।